अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री वालों, ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से हो, डटे हुए हो अपने कामों में, अपनी ज़िंदगी के मकसद में। एफएससी में तो आपकी जो ज़िंदगी का मकसद है ना, वो बेटा सिर्फ पढ़ना ही है। मेरा नहीं ख्याल कि शायद कुछ एक एक्सेप्शनल केस होते हों, लेकिन 90-95% जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी एफएससी में जब बच्चा हो या मैट्रिक में हो तो उससे यही ख्वाहिश होती है, यही तमन्ना होती है, उसके बारे में यही आरजू होती है कि वो पढ़ ले, बस अच्छे तरीके से ध्यान के साथ पढ़ ले, मार्क्स स्कोर कर ले, अपना एडमिशन आगे स्कोर कर ले, सिक्योर कर ले। तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स के लिए, बच्चे के ख़ुद के लिए, उसके टीचर्स के लिए इससे आगे की कोई बात नहीं होती। हाँ, इससे पहले या इसके बाद ऑब्वियसली समटाइम ज़िंदगी में मसरूफियात, ज़रूरियात, मजबूरियाँ ये इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसके लिहाज से चीज़ें तब्दील भी हो जाती हैं, रिक्वायरमेंट्स। लेकिन इस वक्त तो मेरा ख्याल है आपसे पढ़ाई के अलावा और कोई तवक्को नहीं है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरा करें बच्चे, शाबाश, इसको लगे रहें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद करें। पेज नंबर 113 पे लास्ट टाइम हमने क्या क्लोज़ कर लिया था, क्या कंप्लीट हो गया था हमारा? हमने क्रोमियम का जो 2 कंपाउंड पढ़ने थे, पोटाशियम क्रोमेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट, वो मुकम्मल हो गए। बस इतनी सी बात थी उनके बारे में। क्या हमने डिस्कस किया था उसमें, एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने ये बात की थी कि जनाब अली जो रिएक्शंस हैं, जो सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन, उसमें क्रोमेट और जो डाइक्रोमेट आइंस हैं, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ इन द पोजीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। आप उसको डिस्टर्ब करेंगे अगर इन द बाय अप्लाइंग एनी स्ट्रेस, बाय अप्लाइंग हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्सिल आइंस, तो द सोल्यूशन विल मेक द रिएक्शन विल गो, द रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन सो दैट टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस। वो हमने देखा कि हम इसी बात को इस्तेमाल करते हुए हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम द क्रोमेट टू डाइक्रोमेट। देखिए, पोटाशियम जो डाइक्रोमेट है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैं दोनों है, लेकिन पोटाशियम डाइक्रोमेट ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो हमने देखा कि हम इसी बात को इस्तेमाल करके पोटाशियम डाइक्रोमेट की अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट हम ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। फिर हमने देखा उसकी प्रिपेयर करने का 2 तरीका सिंपल सा था, और फिर हमने ये देखा उसके रिएक्शंस, 3 रिएक्शन तो बिल्कुल सेम थे, ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले, H2S वाला, आयरन सल्फेट वाला, पोटाशियम आयोडाइड वाला, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट था जो था क्रोमाइल क्लोराइड। उसके बाद यूजेस शायद रह गए थे, लेकिन वो एक नज़र बस देख लें उसको। क्या है कि वो एक्सटेंसिव यूज़ डाइंग में इस्तेमाल होता है। डाइंग में इसीलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर है, रंग काट के तौर पे, कलर के तौर पे इस्तेमाल होता है। फिर और क्या, इसका इस्तेमाल लेदर इंडस्ट्री में क्रोम टैनिंग के लिए। आपने ये बात चैप्टर 16 में पढ़ी है, चैप्टर 16 में पेज 314 पे आपने लेदर टैनिंग पढ़ी थी, वहाँ पे आपने क्रोमियम का जिक्र पढ़ा था, फिर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब जनाब अली आप आ जाएं पोटाशियम पर मैंगनेट के ऊपर, और पोटाशियम पर मैंगनेट का मतलब क्या है? सॉरी बच्चों, पोटाशियम पर मैंगनेट, अब ये मैंगनीज का कंपाउंड है, जैसे वो पोटाशियम का कंपाउंड था, ये है मैंगनीज का कंपाउंड। जैसे वो क्रोमेट था, CrO4 या Cr2O7, तो क्रोमेट था, ये मैंगनेट है। बस क्या मसला है? मैंगनेट, मैंगनीज की वजह से मैंगनेट, MnO4। अब इसमें बेसिकली समझने वाली थोड़ी सी जो बात है ना, वो ये है, एक है KMnO4 और एक होता है K2MnO4। बस आपने ना इनका डिफरेंस समझना थोड़ा सा, और आपका ये मामला भी है। आज इंशाल्लाह चैप्टर ख़त्म कर देंगे। एक है KMnO4 और दूसरा है K2MnO4। जो है ना पोटाशियम K2MnO4, ये है पोटाशियम मैंगानेट, और ये है पोटाशियम
पर मैंगनेट, बस इतनी सी बात। देखें जरा एक नजर। हाँ जी बिल्कुल सही। पोटाशियम पर मैंगनेट KMnO4 और पोटाशियम मैंगनेट K2MnO, बस इनको मिक्स नहीं करना बेटा, बस इतनी सी बात है समझने वाली। K2MnO4 पोटाशियम मैंगनेट, KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट। हमने पढ़ना क्या है? हमने पढ़ना ये इसको नहीं पढ़ना, लेकिन ये बताने का मकसद क्या है, क्योंकि इसकी करीब सारी प्रिपरेशंस इस भाई साहब से है। इसकी दो प्रिपरेशन है, एक लैब में प्रिपरेशन कर सकते हैं, दूसरा हम इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करते हैं। तो दोनों प्रिपरेशंस में K2MnO4 इन्वॉल्व है, बस बताने का मकसद मेरा ये था। हम पहले K2MnO4 प्रोड्यूस कर लेते हैं, पोटाशियम मैंगनेट, एंड देन इट इज कन्वर्टेड टू पोटाशियम पर मैंगनेट, बस क्लियर होगी जी बात। अच्छा, अब इसमें कोई बताने वाली बात है कि ये जो KMnO4 है ये बेसिकली HMnO4 से बनता है। इसको क्या नाम देना चाहिए? पर मैंगैनिक एसिड। क्लियर? पहली लाइन में ये लिखा हुआ। आए जनाब अली इसकी प्रिपरेशन के ऊपर। मैंने आपको बता दिया हमने पोटाशियम पर मैंगनेट तैयार करना है। किससे तैयार करना है? हमने तैयार करना है जनाब अली पोटाशियम मैंगनेट से। पहला जो इक्वेशन है, पहला जो इसका रिएक्शन है वो है जनाब लैब प्रिपरेशन का। बुक में उसने नहीं लिखा हुआ, चाहे तो हेडिंग दे ले साथ में कि ये कौन सी स्केल पे प्रिपरेशन है, ये लैब के स्केल पे। लैब के स्केल का मतलब है कि हमें थोड़ा सा चाहिए पोटाशियम पर मैंगनेट, लैब में थोड़ा सा चाहिए तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। K2MnO4 will react with H2SO4 and you will get KMnO4, potassium permanganate and potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogen sulfate, सॉरी पोटाशियम गलत कर रहा हूँ, पोटाशियम सल्फेट और साथ में MnO2 और साथ में वाटर। चलो ठीक हो गया। क्या हुआ है? मैंने आपको बता दिया प्रिपरेशन हमारी होनी है पोटाशियम मैंगनेट से, चाहे वो लैब की हो चाहे वो इसकी हो, क्या नाम है, इंडस्ट्रियल स्केल की हो। अभी लैब की बात करें, पोटाशियम मैंगनेट विल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, यू विल गेट पोटाशियम पर मैंगनेट, पोटाशियम सल्फेट, MnO2 और वाटर। बस ये एक इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशंस हैं अब इंडस्ट्रियल स्केल की, लार्ज स्केल की। उस रिएक्शन में ये जो लार्ज स्केल वाली हैं, ये रिएक्शन बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम MnO2 से, लेकिन MnO2 का रिएक्शन इवेंचुअली हमें देता है K2MnO4, जिसकी मैंने अभी बात की। पोटाशियम मैंगनेट MnO2 का रिएक्शन हमें देता है K2MnO4। आफ्टर दैट वी हैव द वेज कि हम K2MnO4 को इंडस्ट्रियल स्केल पे, तीन तरीके हैं कि उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ आ गई? पूरी सीक्वेंस समझ आ गया? करना क्या है देखें, मैं दोबारा बता देता हूं ताकि समझने में फिर आसानी, स्केच होगा ना जहन में। पहले हमने MnO2 का स्पेसिफिक चीज़ों के साथ रिएक्शन करवाना है, हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको K2MnO4 में। अब K2MnO4 से आगे तीन तरीके हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे। ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है लार्ज स्केल प्रिपरेशन की, इंडस्ट्रियल स्केल की, लार्ज स्केल प्रिपरेशन। क्लियर होगी बात? MnO2 का रिएक्शन देखते हैं किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, उसके अलावा किसके साथ है। इवेंचुअली हासिल करना मकसद क्या होगा? ये K2MnO4। K2MnO4 को देन वी विल कन्वर्ट बाय 3 वेज टू KMnO4। क्लियर जी? देखें जी, अब सबसे पहले MnO2 को पैरेलल साइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल साइट। MnO2 मुझे एक दफा रेज करना पड़ेगा, इसलिए जहन में रखिएगा साथ में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
MnO2 का रिएक्शन, इसको फ्यूज़ करते हैं विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और रिएक्शन करवा सकते हैं इसका 3 चीज़ों के साथ। कौन कौन सी देखें ज़रा। एक ऑक्सीजन, दूसरी पोटाशियम नाइट्रेट, तीसरी पोटाशियम क्लोरेट KClO3। किसके साथ रिएक्शन? एक ऑक्सीजन, दूसरा KNO3, तीसरा KClO3। 3 चीज़ों के साथ रिएक्शन हासिल करना मकसद क्या है? K2MnO4। K2MnO4, K2MnO4 को फिर फर्दर कन्वर्ट करेंगे KMnO4 में। शक तो नहीं है कोई? क्या रिएक्शन होगा? एक तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्ट KMnO4, 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 ओहो सॉरी, K2MnO4 हासिल होनी है ना, K2MnO4, K2MnO4। दूसरी चीज साथ में क्या है? वाटर, वाटर, वाटर। इस तरह लिखने का मकसद होता है कि एक जगह पे आपको सारी इक्वेशंस मिल जाए और आपको कंपैरिजन मिल जाए, किस इक्वेशन में क्या चीज़ है, किस इक्वेशन में क्या चीज़ नहीं है। याद करने में आसानी हो जाए। आप जब लिखेंगे तो आप इसको एक एक इक्वेशन को अलग अलग उठा के लिख लेंगे। क्या बात हो रही जनाब? अब पेज नंबर 113 पे, सॉरी, लार्ज स्केल पे MnO2 का रिफ्यूज करवाना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और 3 टाइप ऑफ रिएक्शन इस्तेमाल हो सकते हैं। क्या? ऑक्सीजन के साथ, KNO3 के साथ, KClO3 के साथ। इसके नतीजे में यू विल गेट K2MnO4 प्लस वाटर, K2MnO4 प्लस वाटर, K2MnO4 प्लस वाटर। सारी चीजें कॉमन, थोड़ा सा फर्क। वो क्या? यहां पे तो बात होगी खत्म। वो ऑक्सीजन के साथ तो यही मिलता है, इसके साथ KNO2 भी मिलता है और इसके साथ Cl भी मौजूद है ना, KCl में। बस कोई मुश्किल है? 3 इक्वेशन आपकी निपट गई। नाउ द मेन थिंग इज यू गॉट K2MnO4, K2MnO4, K2MnO4। यही मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि चाहे लैब है चाहे इंडस्ट्री है, आपने बेसिकली हासिल करना ही है। अब K2MnO4 से फर्दर KMnO4 में कन्वर्ट करने के 3 तरीके हैं, आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं। एक तरीका है पासिंग क्लोरीन, दूसरा है पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। क्या करना चाह रहे हैं अब हम करना चाह रहे हैं K2MnO4 जो हमें पायरल साइड से हासिल हुआ, वी विल बी कन्वर्टिंग इट टू KMnO4। इसके क्या तरीके हैं? 3 तरीके। पोटाशियम क्लोरीन, क्लोरीन गैस, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। 1 बाय 1 सबको देख लेते हैं। पासिंग क्लोरीन गैस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी बाय नेम आ रहे हैं ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये है स्टेडलर प्रोसेस, स्टेडलर्स प्रोसेस, ये क्लोरीन वाला। पेज नंबर 113 पे देखें, है बड़ा आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बाय नेम कह लेता है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में बात हुई थी क्रोमाइल क्लोराइड की, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बताएं जी क्या होता है, तो इसी तरह वो कह सकता है कि जी स्टेडलर प्रोसेस बताएं क्या होता है। अब है क्या इसमें? आपने K2MnO4 से पास करवानी है क्लोरीन गैस, बस उसके अंदर सॉल्यूशन में से पास करो। अब जो K2MnO4 है ना, ये होता है ग्रीनिश कलर का, लेकिन जो KMnO4 है, हमारा जो मतलूब और मकसूद है KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, वो होता है पर्पल कलर का।
आप इस ग्रीन सोल्यूशन में से, ये सोल्यूशन ग्रीन है ना, ये वाला सोल्यूशन क्या है, ग्रीन है। आप इसमें से क्लोरीन पास करवाते रहते हैं। जैसे इसका सोल्यूशन कलर पर्पल होता है, इट मींस इट इज कन्वर्टेड टू KMnO4। क्लियर? KMnO4 और साथ में यू विल गेट पोटाशियम क्लोराइड। तो पोटाशियम क्लोराइड तो सॉल्ट है, इसको यानी अलग है, ये अलग हो जाएगा। KMnO4 भी अपने क्रिस्टल्स बनाता है, इसको भी अलग कर लेते हैं। मुश्किल है आपको इसमें। क्या किया, K2MnO4 ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है। जब इसमें से क्लोरीन पास करवाई जाती है, हम पास करवाते रहते हैं। कब तक? जब तक इट्स कलर इज नॉट कन्वर्टेड टू पर्पल। जब पर्पल होता है तो इट मीन्स कि KMnO4 रेडी हो गया, साथ में साथ बन जाता है KCl। दूसरा रिएक्शन देखें जरा, इसमें भी सेम टू सेम यही है। क्लोरीन की बजाय इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है। पेज नंबर 113 का लास्ट रिएक्शन, इसमें से क्या पास होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी और साथ में क्या होगा, साथ में कुछ भी नहीं होगा, सॉल्यूशन होगा बस। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा क्या, एक तो मतलूब व मकसूद KMnO4, साथ में मैंगानीज ऑक्साइड और साथ में पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बस। क्लियर जी? नेक्स्ट देखें, पेज नंबर 114 पे पहला इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। यह भी इंतहाई आसान है। क्या करते हैं इसमें, ऑक्सीडेशन करते हैं बस। वाटर है ना, वाटर ने कन्वर्ट होकर क्या बनाना है, ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर सिंपल जुबान में लिखूं तो यही बनेगा ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन मिलके क्या बना सकते हैं, O2। लेकिन चूंकि एटॉमिक ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन है, तो पहले ये उसको ऑक्सीडाइज भी कर देता है, साथ में यू विल गेट हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन ओवरऑल क्या बनेगी, जो एक्चुअली जो बुक में लिखी हुई है वो क्या है, K2MnO4 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट KMnO4 साथ में हाइड्रोजन गैस, बस। कैथोड के ऊपर आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी, साथ में आपको KMnO4 मिल जाएगा। ये पूरे पैराग्राफ में यही बात लिखी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। साथ में थोड़ा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तो सेपरेट कर लेंगे उसमें से, हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन निकल जाएगी। क्लियर जी? KMnO4 क्रिस्टल्स की फॉर्म में वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है, बस जी। उसके बाद इसको फिल्टर कर लेते हैं एस्बेस्टॉस के फिल्टर से और अलाउड करते हैं KMnO4 के क्रिस्टल आपको पर्पल कलर के हासिल हो जाते हैं इसमें। क्लियर? मुश्किल नहीं कोई। नेक्स्ट देखिए जनाब, प्रॉपर्टीज में एक जो सिर्फ MCQs वाली बात है वो ज़हन में रखें, ओ इसका स्ट्रक्चर MnO4 का जो स्ट्रक्चर है, बस। क्या है जनाब इसमें, एक तो ये मार्क कर लेना पहले इसकी प्रॉपर्टीज में, इट्स सॉल्युबिलिटी इज इन वाटर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज ओनली 7%। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 7% है और जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो 25% तक चली जाती है, बस। स्ट्रक्चर इसका क्या है, MnO4 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसीलिए इसके साथ एक पोटाशियम लग जाता है या एक हाइड्रोजन लग जाता है या एक पोटाशियम लग जाता है, जो मर्जी लग जाता है। क्लियर जी? आए जनाब अली इसके रिएक्शंस के ऊपर। इसके रिएक्शंस बेटा आपने पहले पढ़ लिए हुए हैं, कैसी बात है कि नहीं, जादू वाली बात। ये रिएक्शंस आपने पढ़ लिए हैं, पता कब पढ़े थे, ये रिएक्शंस आपने पढ़े थे कल। इसके रिएक्शन सेम टू सेम कल वाले हैं, जैसे आपने पोटाशियम डाइक्रोमेट के रिएक्शन पढ़े थे। एक नजर देखें जरा बुक से। रिएक्शन विद H2S, रिएक्शन विद आयरन सल्फेट, ये दोनों सेम। फर्क थोड़ा सा क्या है कि कल आपने एक रिएक्शन पढ़ा था पोटाशियम आयोडाइड के साथ, लेकिन वो रिएक्शन यहां पे है ऑक्सैलिक एसिड के साथ। क्लियर जी? ये तीन रिएक्शन एक जैसे हैं। चौथा रिएक्शन हाइड्रोक्साइड वाला ये जरा सा मुख्तलिफ है। लिखते हैं KMnO4 किसके साथ रिएक्शन है, तो इसी तरह कल की तरह करूंगा, तीन रिएक्शन इकट्ठे एक रिएक्शन अलग। हाँ जी, किसके साथ है जनाब, एक है H2S के साथ, दूसरा किसके साथ है
आयरन सल्फेट के साथ, और तीसरा किसके साथ है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2C2O4, ऑक्सैलिक एसिड, आपने पढ़ा भी हुआ पहले ही। ओके जी, देखें जरा पेज नंबर 114 पे, नोटिस करना है आपने कि रिएक्शन बिल्कुल सेम टू सेम वही है। मुझे बताएं कि कल आपने यहां पे क्या बनाया था, रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगी, H2SO4 की प्रेजेंस, वही कल वाली बात। क्या बनाया था, एक आपने बनाया था पोटाशियम सल्फेट, अगर आपको याद हो तो एक आपने चीज बनाई थी साथ में क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम सल्फेट क्यों बनाई थी, क्योंकि यहां पे क्रोमियम था, अब यहां पे क्या है, मैंगनीज, तो मैंगनीज सल्फेट बना दे, MnSO4। तीसरी चीज आपने बनाई थी जनाबे वाली वाटर, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर। देखें जरा कोई फर्क है इसमें, आपने कल क्या पढ़ा था, इन्हीं के साथ रिएक्शन आपने देखा था पोटाशियम सल्फेट साथ में क्रोमियम सल्फेट। क्यों क्रोमियम सल्फेट, क्योंकि यहां पे क्रोमियम था, पोटाशियम डाइक्रोमेट था, अब यहां पे मैंगनीज है तो अब मैंगनीज सल्फेट हो जाएगा। पोटाशियम सल्फेट मैंगनीज सल्फेट वाटर, पोटाशियम सल्फेट मैंगनीज सल्फेट वाटर, पोटाशियम सल्फेट मैंगनीज सल्फेट वाटर। अब थोड़ा सा जो फर्क आ रहा है वो क्या है, यहां पे सल्फर, यहां पे आयरन सल्फेट, फेरिक सल्फेट, और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, बस क्लियर, कोई मुश्किल है इसमें, सेम टू सेम कल वाला, ये तो बिल्कुल ही कल वाले हैं, ये भी बिल्कुल वही है। ये चूंकि ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, कार्बन के साथ, कल हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाया था तो हमें आयोडीन मिल गई थी, अब हमने ऑक्सैलिक एसिड के साथ करवाया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। क्लियर जी, ये तीनों रिएक्शन सेम। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, रिएक्शन नंबर 4। अच्छा, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ये भी एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसमें क्या हो रहा है, KMnO4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा फर्क सिर्फ क्या आना, K2SO4 और साथ में वाटर, और साथ में जो चीज़ है ना वो है वाटर, नहीं मैंगनीज ऑक्साइड होगा, हाँ नहीं सॉरी वाटर, ठीक है, K2MnO4, ये मिस्टेक, K2MnO4, ये क्वेश्चन ज़रा डिफरेंट है। क्या बना है, KMnO4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, ये एक किस्म का जो रिएक्शन है रिवर्स हो जाएगी, जैसे आप K2MnO4 से पहले KMnO4 बना रहे थे ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये रिवर्स, K2MnO4 साथ में वाटर साथ में ऑक्सीजन गैस, बस यहां पे आपका मामला हुआ इन रिएक्शंस का ख़त्म। क्या पढ़ा आज हमने जनाब अली देखा कि जो मैंगनीज है ये शुरू हुआ, इसमें हमने देखा था कि दो चीज़ें, K2MnO4 और KMnO4 जो मिक्स होने का जिसका डर है मेन, अगर ये मिक्सिंग होगी फिर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, K2MnO4 और KMnO4। अब जो K2MnO4 है डेट इज़ कॉल्ड पोटेशियम मैंगनेट, और हमारा जो मतलूबो मकसूद है वो क्या है, वो है KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट। हमने ये देखा कि हमेशा पोटेशियम पर मैंगनेट तैयार करने के लिए वी प्रोड्यूस इट फ्रॉम द K2MnO4, चाहे वो लैब है चाहे वो इंडस्ट्री है। लैब का तो एक सिंपल सा तरीका था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया। इंडस्ट्री में क्या था, MnO2 का रिएक्शन करवाते थे पहले टू गेट K2MnO4, फिर K2MnO4 के आगे से तीन तरीके थे, स्टैडलर प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, तीनों हो गए। फिर प्रिपरेशन इसकी रिएक्शंस में सेम रिएक्शंस कल की तरह थे, H2S के साथ, ऑक्सैलिक एसिड के साथ, आयरन सल्फेट के साथ, प्रोडक्ट भी करीब करीब सेम ही है विद द लिटिल चौथा रिएक्शन, रिएक्शन नंबर जो 4 है, ये वाला रिएक्शन नंबर क्या है 4,
ये ज़रा सा मुख्तलिफ है सबसे। इसमें आपने क्या किया है, इसमें KMnO4 का रिएक्शन हाइड्रोक्साइड के साथ करवा के वी गॉट K2MnO4 बैक। यहाँ पे रिएक्शंस ख़त्म। और अब इसके यूजेस एक नज़र देख लें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, जर्मिसाइड के तौर पे, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। क्लियर होगी जी बात। आप लोगों ने तो शायद ना देखी हो, एक हुआ करती थी जामनी दवाई, उसको कहते थे होते थे हम, बचपन में बड़ा इस्तेमाल होता था उसका। वो किसी के मुंह में अगर होता था ना, छाले पड़ जाते थे, जैसे दाने निकल आते हैं मुंह में, या मुंह में अगर ये क्या उसको कहते हैं स्किन रप्चर हो जाती है, चाहे मुंह की हो चाहे ज़ुबान की हो, तो उसके लिए क्या करते थे, ये जामनी दवाई इसका नाम होता था, जो कॉमन नेम। वो कहते हैं बेटा जामनी दवाई ले आओ, वो फार्मास्यूटिकल से फार्मेसी से लेके जामनी दवाई लानी, वो मुंह के अंदर पूरी लगा लेनी। जर्मिसाइड डिसइंफेक्टेंट, वो क्या करता था, वो जब बैक्टीरियाज की वजह से, जिसकी वजह से ज़ुबान कट रही होती थी या मुंह ख़राब हो रहा होता था, वो उसको किल करता था। जर्मिसाइड, किधर किधर केमिस्ट्री का शुक्रिया अदा करेंगे आप। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कि आपने लैब में देखा होगा, सेकेंड ईयर के बच्चों ने भी लैब में इस्तेमाल किया होगा अगर, लेकिन आप तो खैर अभी नए बच्चे आए हैं तो किया होगा, बहरहाल आप इस्तेमाल करेंगे। ये टाइट्रेशन में इस्तेमाल होता है KMnO4, बाकी कुछ एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बनाने में भी इस्तेमाल होता है। इसकी एक नज़र एक्सरसाइज देखें। एक्सरसाइज वैसे सारी हो गई है साथ, ये तो आप देख लेंगे MCQs वगैरह। मैंने आपको बता दिया हुआ था बेटा MCQs में आपने वो जो ये जो एक दो MCQs हैं, जैसे पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 9 है, ये आपके जो नॉमेनक्लेचर है वहाँ से है, अगर ये याद किया होगा तो ये हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस पे आए, मैंने आपको लिगेंड, सब्स्टिट्यूशन अलॉय और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम, ये सारा बताया हुआ है। फिर बाकी सारी बातें भी, बेसिमर प्रोसेस है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 जिसका अभी 1-2 दिन पहले जिक्र हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट A कि जी जब आयरन प्लेटेड है, सॉरी टिन प्लेटेड है, वो जल्दी क्यों रस्ट उसको लग जाती है, फिर जल्दी क्यों डिस्ट्रॉय होता है, करोड होता है, टिन प्लेटिंग वाला बताया था ना उस वक्त। टिन प्लेटिंग का नुकसान है कि जब तक तो टिन की लेयर ऊपर मौजूद है, बड़ी अच्छी बात है, सब राजी हैं, हम भी राजी हैं, टिन भी राजी है और आयरन भी राजी है। लेकिन जैसे ही वो टिन की लेयर ऊपर से ख़राब होगी ना तो फिर प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अगर पहले उसकी जो डिस्ट्रॉय होना था, उसमें क्रोजन होनी थी 1 हफ्ते में, अब वो क्रोजन ज़रा 3 दिन में हो जाएगी। इट विल बी फास्टर, तेज़ हो जाएगी। और उसकी रीज़न ये है कि आयरन बिकम्स एनोड। रिएक्शंस कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द एनोड टू कैथोड। ओके जनाब। उसके बाद बी पोर्शन, ये भी बात हो गई थी, एल्यूमिनियम किस कंडीशन में करोड हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर सी गैल्वेनाइजिंग, जिंक वाला जो था गैल्वेनाइजिंग वाला। उसके बाद जनाब अली हाउ क्रोमेट एंड डाइक्रो, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, हाउ क्रोमेट आइंस आर कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट आइन। मैंने बड़ी तफसील से आपको पेज नंबर 112 पे ये बता दिया था, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट का आपस में वो जो इक्विलिब्रियम वाला मामला था वो। ओके जनाब। उसके बाद प्रिपरेशन, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम पर मैंगनेट एंड K2CrO4, दोनों हो गए हैं। KMnO4 की हमने आज देखी है, K2CrO4 की लास्ट टाइम देखी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये मैंने आपको बता दिया था जब नॉमेनक्लेचर करवाया था, ये उस वक्त डिस्कस हो गया था। बच्चों के इस बारे में क्वेश्चन भी आए हैं कुछ तो, लेकिन वो ऑब्वियसली है आसान था, और अगर इसमें कोई इशू हो तो वो आप कर सकते हैं इसको। बेटा यहाँ पे आपको मुबारक हो कि आपके जो कोर्स है उसका 50% कंप्लीट होने में सिर्फ एक चैप्टर बाकी है अब, और वो है चैप्टर 7। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। लेकिन अहम बात ये है कि यहाँ पे आपकी इनऑर्गेनिक फिनिश, मुबारक हो आपको, आपने बड़ी कामयाबी के साथ लॉकडाउन के बावजूद इंतहाई मेहनत करते हुए अपनी जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है ये कंप्लीट कर लिया। जब आपने कॉलेज तशरीफ़ लाना है तो आपने ये पोर्शन कंप्लीट करके आना है, मेंटली प्रिपेयर होके आना है। हम इंशाल्लाह ताला आगे ऑर्गेनिक का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया बच्चों?
अब अगर किसी किस्म का कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो वैसे तो आप ऑब्वियसली आप बच्चों के क्वेश्चंस आते रहते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप उस पर मुझे उस पर क्या नाम है सेल नंबर जो दिया गया ऑफिशियल, इस पर आप मुझे रब्ता कर लेते हैं, मैसेजेस भी हो जाते हैं, कॉल्स भी आ जाती हैं आपकी, मेरा नहीं ख्याल बच्चे व्हाट्सअप भी कर लेते हैं, जो भी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है वो उसके हवाले से पूछ लेते हैं। जो बच्चे इसमें थोड़ा रिलक्टेंट हैं उनको बिल्कुल भी रिलक्टेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑब्वियसली जो भी कन्फ्यूजन है, कोई भी मतलब क्लैरिफिकेशन दरकार है किसी भी काम में, तो आप वो रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर इसीलिए प्रोवाइड किया गया, तो आप उस पर कन्फर्म कर लें, चीज़ें पूछ लें। इंशाल्लाह ताला अपनी तरफ से तो हमारा इनऑर्गेनिक का पोर्शन कंप्लीट हो गया, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप भी अपनी तरफ से ये कंप्लीट करके आइएगा जब आप कॉलेज तशरीफ़ लाएँ। चले बेटा ठीक है, इसको क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7, और आप समझ लें कि एक नया इरा, एक नया मूड, एक नया मंज़र आप ऑर्गेनिक में देखेंगे। इनऑर्गेनिक की निस्बत आप ऑर्गेनिक में ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस हैं, लेकिन ऑर्गेनिक के रिएक्शंस एक ना सिस्टमेटिकली चलते हैं, थोड़ा सा यानी उनको याद करना निस्बतन आसान है हमें। अच्छा एक मैं बात बच्चों कहना चाह रहा था, वो ये हमें भी पता है कि इनऑर्गेनिक पोर्शन की इक्वेशंस मुश्किल हैं, इक्वेशंस बीसियों की तादाद में हैं और सारी इक्वेशंस एक जैसी भी नहीं है, मुख्तलिफ हैं, आपको याद करनी पड़ती हैं, आपको याद रखनी पड़ती हैं। फिर इसमें जो मसला है एक वो बैलेंसिंग का है, अगर बैलेंसिंग नहीं होगी तो आधा नंबर कट जाएगा। बेटा यही वजह है जिसकी वजह से आपको पहले दिन से वी रेकमेंड कि आप लॉन्ग क्वेश्चन ऑर्गेनिक से अटैम्प्ट कीजिएगा, इनऑर्गेनिक से अटैम्प्ट ना करें। इवन मैं आपकी आसानी के लिए, आज इनऑर्गेनिक का पोर्शन ख़त्म हो गया तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी इनऑर्गेनिक की इक्वेशंस आती है ना, तो मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा कि सिर्फ 2 कंडीशंस ऐसी हों जिसमें आप इनऑर्गेनिक की जो वो है ना इक्वेशंस उसको अटेम्प्ट करें। वो क्या? एक, नो अदर ऑप्शन, दूसरी बात you are sure about answer। 2 बात। एक, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मिसाल के तौर पे 12 क्वेश्चन थे, आपने 9 करने हैं, आपको 8 आते हैं, आपको ज़रूरी है कि इक्वेशन अटैम्प्ट करनी पड़ेगी, तो फिर आप इनऑर्गेनिक इक्वेशन अटैम्प्ट करें। दूसरी बात, अगर आपको कंफर्म है कि इसका आंसर यही है, आपको रिएक्शन का कंफर्म पता है, तो फिर आप ये अटेम्प्ट करें। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक की जो इक्वेशन है, एक तो याद करना मुश्किल है, दूसरी बात ये कि इनकी बैलेंसिंग पे ज़्यादा टाइम लग जाता है। इक्वेशन ख़ास तौर पे अगर ज़रा जैसे डिस्पोर्शनेशन की या क्रोमाइल क्लोराइड की टेस्ट की इक्वेशन कोई हो, तो इसके ऊपर 5-7 मिनट आपके बैलेंसिंग के ऊपर लग सकते हैं। ये रीज़न है। आप इक्वेशंस का जो शॉर्ट क्वेश्चन हो इसको लीस्ट प्रायोरिटी दें। अगर आप कर सकते हैं, किसी और बाकी क्वेश्चंस आपके पूरे हो रहे हैं, बाकी तरफ से क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं, तो फिर आप इक्वेशन का अटेम्प्ट ना करें। अगर आपको इक्वेशन के क्वेश्चन का श्योरली अटेम्प्ट पता है, आपको उसका आंसर पता है, रिएक्शन पता है, उसका बैलेंसिंग पता है, फिर अटेम्प्ट करें। या ऑब्वियसली अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो फिर ठीक है, इसका पंगा ले लें। अदरवाइज आप इसको चॉइस पे छोड़ें पेपर में। क्यों? क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। आप एक शॉर्ट क्वेश्चन को एवरेजली कुछ 4 मिनट देते हैं, 4 से 5, लेकिन ऑब्वियसली जब आप 2 इक्वेशन होंगी और वो टफ होंगी, बैलेंसिंग पे टाइम लगेगा, तो फिर आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है। इसलिए हम ये रेकमेंड करते हैं। बाकी ऑब्वियसली तैयारी आप मुकम्मल करें, मैक्सिमम करें। ये इन द केस है कि मिसाल के तौर पे आपको कोई और हल नहीं है, तो फिर आप इसकी तरफ जाए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए
ऑर्गेनिक का जो पोर्शन अब हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, मेंटली प्रिपेयर हैं कि आपने ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक पोर्शन से तैयार करने, अटैम्प्ट करने। इसलिए ऑर्गेनिक को इंतहाई सीरियसली लीजिएगा। यहाँ तक अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। बाकी अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर, नई केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7। अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।